नमस्कार, सुप्रभात। राजव्यवस्था के अंक 4 में राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति एवं उसकी शक्तियों पर। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के शीर्ष पर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, जिसे बनने के लिए निम्न योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की हो, संघ अथवा राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं आता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं करेगा। लोकसभा यानी कि राज्यसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। राज्यों की यानी कि समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये तो रहा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, जो कि संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर लगाया जा सकता है। इससे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और लाने से 14 दिन पूर्व सदन में अनिवार्य नोटिस देना आवश्यक है, और उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं। यानी कि 1/4 मेंबर सदन के उस पर साइन करें कि हाँ प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, तभी लाया जा सकता है। अगर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं तो ऐसा प्रस्ताव सदन में नहीं लाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति पर नहीं लगेगा। अच्छा, क्या प्रक्रिया है? इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो अगर राज्यसभा में पहले प्रस्तुत होता है तो 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, उसके बाद प्रस्तावित होगा और प्रस्तावित होने पर उस पर बहस होगी। अगर 2/3 बहुमत से पारित हो गया, नहीं हुआ तो वापस चला गया, काम खत्म। अगर हो गया तो यह दूसरे सदन जाएगा, वहाँ प्रस्तावित होगा, वह सदन जांच करेगा या किसी समिति के द्वारा जांच करवाएगा। कुल मत का 2/3 से अगर पारित होता है तो त्वरित प्रभाव से राष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत हो जाएगा। अगर पहले राज्यसभा में है तो द्वितीय सदन लोकसभा होगा, और पहले लोकसभा में आया है तो द्वितीय सदन राज्यसभा होगा। महाभियोग को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सैकड़ों बार प्रश्न आया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है, तो ध्यान रखें, ये लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और पहले सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में वही भूमिका होगी जो अभी मैंने यहाँ लोकसभा की समझाई। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। भारत में कार्यकाल संख्या पर प्रतिबंध नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले अब तक के इकलौते राष्ट्रपति हैं। भारत में अगर कोई निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद द्वितीय क्रम में चुने जाने वाले इकलौते राष्ट्रपति हैं बीवी गिरी। न्यायाधीश पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने वाले इकलौते राष्ट्रपति हैं एम हिदायतुल्ला। अब अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो राष्ट्रपति के पद का भार कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति के न रहने पर उसके पद का भार उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो अन्य जो 30 जो न्यायाधीश बचे, उसमें से जो भी उच्चतम न्यायालय का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा, किंतु राष्ट्रपति के पद पर पद अंतराल नहीं हो सकता है। बिना राष्ट्रपति के ये पद खाली नहीं रहेगा। तो भाग 5 में 52 से 73 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति हैं। तो इसमें आगे जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं कि शक्ति क्या क्या हैं। तो
पहला कार्य तो ये है कि प्रधानमंत्री एवं उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेगा। महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक यानी कैग तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद से पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। महान्यायवादी राज्यपाल व व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों को सीधे हटा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक सभा बुलाता है, उसका सत्रावसान करता है, लोकसभा को भंग करता है, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की लोकसभा में मनोनीत करता है तथा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है। कला, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले। वह संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है तथा प्रत्येक लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के बाद एवं वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में। अगला कार्य, जब संसद के दोनों या एक सदन के न चलने पर राष्ट्रपति अध्यादेश यानी अनुच्छेद 123 123 को याद कर लें, अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसा अध्यादेश सदन की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अवश्य पारित होना चाहिए। अगर पारित नहीं हुआ, इस प्रकार का अध्यादेश पारित हो जाता है तो यह 6 माह प्रभावी रहेगा और यद्यपि इसे एक बार में 6 माह ही बढ़ाया जा सकता है, किंतु अधिकतम कितनी बार इसकी समय सीमा नहीं है। 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए आप कितनी बार बढ़ाते हैं इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है, किंतु एक बार में 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। राष्ट्रपति की कुछ वीटो शक्तियाँ हैं, एक पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो, 3 वीटो हैं। तो पूर्ण वीटो क्या है? जैसे अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो ये कानून बन गया, और अस्वीकृत देता है तो ये पूर्ण वीटो है, कानून खत्म। निलंबनकारी वीटो संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और पॉकेट वीटो कोई निर्णय न ले लेकिन ये मंत्रिपरिषद की राय पर आधारित है, तो कोई निर्णय न ले तब भी ये राष्ट्रपति की टेबल पर पड़ा रहेगा, ये भी उसकी वीटो पावर है। इसके अलावा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति संघ के कानूनों पर उच्चतम या उच्च न्यायालय के दंड पर लघुकरण, परिहार तथा प्राविलंबन कर सकता है। वह सैनिक अदालत द्वारा दी गई सजा को भी माफ़ कर सकता है। इसका मंत्रिपरिषद की राय पर और इस प्रकार सुनवाई नहीं होती या मानवीय आधार पर। स्वविवेकाधिकार, संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, किंतु व्यवहारिक रूप में यह जब वह लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। पद पर रहते हुए उस पर क्रिमिनल केस नहीं आ सकते, केवल सिविल केस आ सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा भारत का राष्ट्रपति। अब चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत द्वारा ही किया जाता है। इसका राष्ट्रपति से थोड़ा कुछ अलग है। बनने के लिए योग्यता, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, संघ या राज्य के अधीन किसी सेवा में न हो और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। निर्वाचक मंडल थोड़ा अलग है। वहाँ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते थे, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं, यानी कि मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों ही शामिल होते हैं। पदच्युत करने की प्रक्रिया, ऐसा प्रस्ताव पहले राज्यसभा पास कर दे फिर लोकसभा पास कर दे तो वो पद से हट जाएगा। उपराष्ट्रपति का मूलभूत कार्य राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करना है तथा जब राष्ट्रपति अपने पद पर न हो या कार्य न कर रहा हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगला है हमारा संसद, अनुच्छेद 79। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। कई बार, सैकड़ों बार प्रश्न आया है कि संसद में आते हैं या संसद में शामिल हैं।
तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। या संसद में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के अतिरिक्त जो भी ऑप्शन आए, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो या और भी जो कोई भी चीज़ें हों, तो वो मुख्य रूप से शामिल नहीं है। हालांकि आते सब उसी में वहीं बैठते हैं, लेकिन जो मेन जो हैं वो हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य, 530 20 और 2 के आधार पर, जिनका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इस शब्द को भी याद कर लें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा का निर्वाचन होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। वर्तमान लोकसभा में 543 सदस्य हैं। इसके अलावा 5वीं लोकसभा अपने निर्धारित समय से ज़्यादा चली, 71 से 75 चलना था, 76 चलना था, लेकिन वो 77 तक चली। 1971 से 76 चलना था, हाँ 77 तक चली। और उसी समय 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल के दौरान लोकसभा को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 12वीं लोकसभा मात्र 13 माह चली, जो अटल जी जिसमें प्रधानमंत्री बने थे। और लोकसभा निर्वाचन आयोग 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 से 18 कर दी गई थी। लोकसभा स्पीकर लोकसभा द्वारा ही हटाया जा सकता है और संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करता है। कई बार प्रश्न आया है कि संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा, ना प्रधानमंत्री करेगा, ना राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति। केवल और केवल लोकसभा का स्पीकर ही करेगा। अगली है हमारी राज्यसभा, अनुच्छेद 80। राज्यसभा में अधिकतम 250 यानी कि 238 और 12 मनोनीत, 238 चुने हुए 12 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित तथा 12 उपराष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए जिन्होंने योगदान किया हो, ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा स्थायी संस्था है और ये कभी भंग नहीं होती, किंतु इसके लिए 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही सदस्य पुनः निर्वाचित हो जाते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसकी आय सीमा राज्यसभा हेतु मिनिमम 30 वर्ष की आय हो, लोकसभा के लिए आय सीमा 25 वर्ष है। 2000 में अटल सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्यसभा का सदस्य उस राज्य की वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं से भी राज्यसभा के सांसद के रूप में खड़ा हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, मतलब उसके राज्यसभा में आ सकता है। अगला है लोकसभा स्पीकर। स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है और उसे लोकसभा द्वारा ही बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। स्पीकर की कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं, जैसे लोकसभा की बैठकों का सभापतित्व लोकसभा स्पीकर ही करेगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करेगा, पहले ही बता चुका हूँ। अगर संसद का संयुक्त सदन होता है तो इसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबोधित नहीं करेंगे, संबोधित कर सकते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता केवल और केवल लोकसभा स्पीकर ही करेगा। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में केवल लोकसभा स्पीकर द्वारा ही प्रमाणित किया जाएगा। वह लोकसभा भंग होने के समय अपना त्यागपत्र नहीं देगा, अपितु वह सामान्य निर्वाचन के उपरांत होने वाली प्रथम बैठक के ठीक पूर्व दूसरे लोकसभा स्पीकर बनने पर अपना त्यागपत्र देगा। लोकसभा में एक अस्थायी अध्यक्ष का भी प्रावधान है, जो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। इसका कार्य लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाना और स्पीकर चुने जाने तक सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है। समान मत रहने पर स्पीकर अपना वोट देगा। लोकसभा स्पीकर केवल तभी वोट देगा जब सदन में मतों की संख्या बराबर है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा स्पीकर का पद अंतराल नहीं होता है। अगर किसी की मौत होती है तो तुरंत नया कैंडिडेट चुन लिया जाएगा, किंतु फिर से ध्यान रखें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा स्पीकर का पद अंतराल नहीं होता है। अगर मौत होती है फिर भी पुनः तुरंत दूसरा चुन लिया जाएगा, लेकिन इनके पद खाली नहीं रहेंगे। अब लोकसभा की मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में कहा गया है
के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों की सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 42वें संविधान संशोधन में यह वाक्य जोड़ा गया कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निष्पादन ऐसी मंत्रिपरिषद के कार्य के अनुसार ही करेगा। 44वें संशोधन में एक वाक्य जोड़ा गया कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। बस इतनी थी सहूलियत है और कुछ नहीं। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा अथवा लोकसभा के बहुमत का विश्वास हासिल करने की क्षमता रखता हो। वह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है और सदस्य न होने पर भी मंत्री बन सकता है, किंतु 6 माह के अनिवार्यतः एक सदन की अध्यक्षता लेनी होगी। व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति एवं सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद के कुछ सामूहिक एवं व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं। 40 दिन पूर्व एवं बाद में सत्र के दौरान गिरफ्तारी से उन्मुक्त यानी कि छूट, सदन के आंतरिक बातचीत एवं गतिविधि पर न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्त, सदन की कार्यवाही को प्रकाशित करने या न करने का अधिकार है। अब लोकसभा में कानून निर्माण प्रक्रिया क्या है? जैसे कोई भी साधारण विधेयक प्रथमतः संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्तावित किए जाने पर इस पर बहस होगी और यदि उस सदन के सामान्य बहुमत से पास कर दिया जाता है तो यह दूसरे सदन जाएगा। दूसरा सदन इसे पास करेगा या अस्वीकार करेगा या 6 माह रोक लेगा। अस्वीकार करने या 6 माह रोकने या दोनों सदन संशोधन पर सहमत न हो तो इस पर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ध्यान रखें, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाएगी और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा और उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति करेगा, किंतु राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। ध्यान कर लें, कभी भी पेपर में प्रश्न आए तो इस बात को गांठ बांध लें कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। एक बार यदि किसी मामले को संयुक्त सदन के लिए रखा जाता है तो अंतिम निर्णय संयुक्त बैठक के उपरांत ही लिया जाएगा। संयुक्त बैठक अस्वीकार करने या 6 माह रोकने या संशोधन पर दोनों सदन सहमत न होने पर संयुक्त बैठक होगी। अब तक 3 बार ही संयुक्त बैठक आई है। 1960 में दहेज अधिनियम पर, 1977 में बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम पर और सन 2000 में पोटा पर। पोटा एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था, बहुत ही खतरनाक कानून था। पोटा के अंतर्गत पुलिस बहुत पावरफुल हो जाती है और किसी को भी पकड़ के बंद कर सकती है अगर उसे संदेह लग रहा है कि ये व्यक्ति देश की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य कर रहा है, तो किसी को पोटा के अधीन उठा के जेल में डाला जा सकता है। तो इन पर भी संयुक्त सदन हुआ था। अगला है हमारा धन विधेयक, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को प्रमाणित करता है कि कोई भी बिल यदि नए कर को लगाने, पुराने कर को समाप्त करने या दूसरे करों को बढ़ाने या घटाने से संबंधित है तो उसे धन विधेयक कहा जाएगा। कोई भी विधेयक आकस्मिक या संचित निधि से जुड़ा है अथवा विधेयक लोक लेखे या लेखा से जुड़ा है अथवा सरकार द्वारा ऋण उधार लेना या अदायगी से जुड़ा है। कोई भी धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लाया जा सकता है। प्रस्तावित किए जाने पर इस पर बहस होगी और लोकसभा से पारित हो जाता है तो यह राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा प्रस्तावित एवं बहस के उपरांत या तो पारित करेगी या सुझाव देगी या अधिकतम 14 दिन रोक सकती है, बस इससे ज़्यादा इसकी क्षमता नहीं है। 14 दिन पर विधेयक राज्यसभा द्वारा स्वतः उस रूप में पारित हुआ मान लिया जाएगा जैसा लोकसभा ने पारित किया, यानी कि 14 दिन रोको अथवा उसे पारित कर दो। तो अपनी इज्जत बचाओ, उससे बढ़िया यही है कि 14 दिन में उसे पारित करके भेज दो, क्यों अपनी बेइज्जती कराओ। ठीक उसी रूप में पारित हुआ मान लिया जाएगा जैसा लोकसभा में पारित किया है, तो रोकने का कोई फायदा नहीं। और सुझाव देने पर यह, अगर सुझाव देते हैं तो सुझाव तो एक बार के लिए मान लिया जाएगा, या माने या ना माने, लेकिन वापस लौट सकता है लोकसभा या पुनः लोकसभा जाएगा और लोकसभा इसे सुझाव सहित अथवा बिना सुझाव के पारित करेगी। ये तो रहा तुम्हारा
धन विधेयक पर लोकसभा की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित हैं। राज्यसभा इसमें ज़्यादा अड़ंगा नहीं लगा सकती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा के आम चुनाव के बाद राज्यसभा में उस पार्टी का बहुमत नहीं होता है। अगर धन विधेयक पर भी उसने अड़ंगा लगा दिया तो देश के अंदर कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये समस्याग्रस्त मामला हो जाएगा। तो संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इसका परिचय लिया और धन विधेयक को राजनीति से दूर रख दिया, यानी कि जिस किसी भी पार्टी की सरकार बनेगी वो आराम से रुपया खर्च कर सकते हैं। अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट हम चिल्लाते रहते हैं, संसद हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कराएगा। इसमें संपूर्ण व्यय दो वर्गीकरण होंगे। ए, संविधान में वर्णित एवं संचित निधि पर भारित, और बी, संचित निधि पर भारित एवं अन्य व्यय सम्मिलित हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि ये बजट कहलाता है, और बजट नाम इसका संविधान में नहीं दिया गया है। तो ये ध्यान कर लें कि बजट को संविधान में क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके बाद एक लेखा अनुदान होता है। सरकार को व्यय चलाने हेतु स्वीकृत अग्रिम धनराशि लेखा अनुदान सरकार वह को बजट के पारित होने तक अपने खर्चे संचालन के लिए धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। यह औपचारिक मामला माना जाता है और बिना बहस के सामान्यतः पारित कर दिया जाता है। सामान्यतः संपूर्ण बजट का 1/4 भाग पास किया जाता है। इसे 2 माह के लिए, 3 से 4 वर्ष के लिए भी पारित किया जा सकता है। एक होता है अनुदान की मांग। सरकार द्वारा संसद से व्यय हेतु धन की मांग, इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। अतिरिक्त अनुदान की मांग, जब बजट में स्वीकृति मांग कम पड़ जाए। अनुपूरक अनुदान मांग, जब बजट के अतिरिक्त कोई नया व्यय प्रस्तावित किया जाए। अगला है कटौती प्रस्ताव। संसद सदस्य बजट प्रावधानों से सहमत न हो तो वह 3 प्रकार से कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। नीतिगत कटौती प्रस्ताव, संपूर्ण राशि 1 रुपये में परिवर्तित हो जाएगी। आर्थिक कटौती प्रस्ताव, राशि में एक विशिष्ट कटौती करना कि इतनी राशि का हम कटौती कर रहे हैं। प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव, सरकार द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही हो तो सदस्य 100 रुपये की प्रतीकात्मक कटौती का प्रस्ताव ला सकते हैं। गिलोटीन क्या है, बजट के लिए चल रही बहस का अंत तुरंत करने के लिए घोषित किया गया समय गिलोटीन कहलाता है। अब बात करते हैं संसद के प्रश्नों की। संसद में तारांकित, अतारांकित और अल्प अवधि 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक शून्यकाल होता है संसद में। 1962 में नेहरू जी के समय से 12 बजे समय शुरू एवं कोई आंकड़े न रखने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। संसद के प्रत्येक वर्ष में 2 सत्र होना आवश्यक है और 2 सदनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पीसीएस में प्रश्न आ चुका है, संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतराल होना चाहिए, तो अधिकतम 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता। और प्रत्येक वर्ष 2 सदन होना अति आवश्यक है, लाने ही लाने हैं। वैसे संसद में 3 सत्र होते हैं। नंबर 1 ग्रीष्मकालीन, जिसे बजट सत्र कहा जाता है, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। नंबर 2 मानसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। नंबर 3 शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। दीर्घावकाश 2 सत्रों के बीच के अवकाश को दीर्घावकाश कहते हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं संसद की समितियों की। तो संसद की 3 समितियां प्रमुख हैं। जैसे नंबर 1 लोक लेखा समिति, 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। सभापति विपक्ष का नेता होता है लोक लेखा समिति का, ध्यान रखें। विपक्ष का नेता किस समिति का होगा, लोक लेखा समिति का नेता विपक्ष का नेता होगा। आकलन समिति या प्राक्कलन समिति एक ही नाम है इसका, मतलब एक ही बात है। सारे 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। और अगली है लोक उपक्रम समिति, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो इसमें सबसे बड़ी अगर समिति की बात आए तो वो आकलन समिति है, क्योंकि इसके 30 के 30 सदस्य जो है कहाँ से आते हैं, लोकसभा से। धन विधेयक अधिकतम 75 दिन यानी 60 + 14 के अंदर पारित होना आवश्यक है। इलेक्शन वर्ष के समय लेखानुदान अंतरिम बजट का रूप ले लेता है। अगला है इसमें कैग, CAG,
विनोद राय के समय से ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और कांग्रेस की इन्होंने जो बखियाँ उधेड़ी तब से ये थोड़ा ज़्यादा चर्चा में आ गया और परीक्षा में इससे प्रश्न आने लगे। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और अनुच्छेद 149 में कैग के कार्य एवं शक्तियाँ, अनुच्छेद 150 में संघ राज्य सरकार के लेखाओं के प्रकार और अनुच्छेद 151 अंकेक्षण यानी प्रतिवेदन। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, किंतु उसे उसके पद पर उच्चतम न्यायाधीश के न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटेगा। एक बार अगर पद पर आ गया तो उसको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है और इसकी कोई न्यूनतम आयु एवं योग्यता नहीं होती है। उसका वर्णन संविधान में है ही नहीं कि क्या न्यूनतम आयु हो और कितनी न्यूनतम योग्यता हो। इसका कार्यकाल मैक्सिमम 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो तब तक पद पर बना रहेगा। कैग का वेतन एवं भत्ते सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। कैग के कार्यालय के दौरान उसके वेतन एवं सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पदच्युत के बाद संघ एवं राज्य की किसी सेवा में पद धारण नहीं करेगा। मूलभूत कार्य समस्त राज्य सरकारों एवं संघ सरकारों के लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना तथा समस्त सार्वजनिक एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं का लेखा परीक्षण करना है। वह जनता के धन का संरक्षक कहलाता है तथा संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक कहलाता है। 1971 में कैग से केंद्र सरकार के खातों के कार्य बनाने वापस ले लिया। 1976 से यह लागू हुआ। अब कैग केवल राज्य सरकार के ही खाते तैयार करवाएगा, केंद्र के नहीं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं भारत के महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सामान्यतः वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, किंतु अंततः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा, यानी कि जब चाहे तब हटाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो उसे महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। उसका मूलभूत कार्य भारत सरकार को ऐसे मामलों में सलाह देना है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रेषित किए गए हों। महान्यायवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित रहने का अधिकार है। यद्यपि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु सदन में वोट नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी काम करना हो ये चला जाएगा, आराम से कर सकता है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, विदाउट हेजिटेशन। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वोट नहीं करेगा। महान्यायवादी भारत सरकार के अतिरिक्त किसी भी अन्य केस को लड़ सकता है, किंतु सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेगा, क्योंकि सरकार से तनख्वाह ले रहा है और सरकार के खिलाफ लड़ेगा, ये तो हो नहीं सकता है। तो सरकार द्वारा इसका वेतन कैग के बराबर होता है, नियंत्रक। और कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। धन्यवाद। अंक 4 को अब यहीं समाप्त करते हैं और इसका एक रेडियो की तरह आप इसको लीड लगा के या ब्लूटूथ का प्रयोग करके कानों में सुन सकते हैं। बार बार सुनने से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप याद कर लेंगे और मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं भी सुन लेता हूँ। तो प्रमुख फैक्ट ढूंढ कर छांट कर हम ला रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ त्रुटि हो, ये एक रिवीजन क्लास की तरह है और अगर त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको सुधार किया जाएगा या वो चीज़ हटाने की कोशिश की जाएगी। और खूब पढ़ें, सफल हों, यही मेरी उम्मीद है, आशीर्वाद है। धन्यवाद।